अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। वक्त आ चुका है कि 9 मई के वाकयात के मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगंडों के जरिए माशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास के बाद ISPR के बड़े सख्त एलामिया ने अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर वाजे कर दिया। 9 मई के वाक़यात को लेकर आर्मी चीफ ने इजलास के शुरा को वाजे किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने के मजमूम सियासी मफादात का उसूल है। बिगाड़ पैदा करने की और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद होंगी। कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। एक दफ़ा फिर सख्त अल्फाज में सख्त कार्रवाई की बात की गई है। फौज की जानिब से इस पूरी प्रेस रिलीज में आर्मी चीफ से मंसूब ये बात इंतहाई अहम है कि फ़र्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने वाले तमाम तर कोशिशें जो हैं वो बेसूद साबित होंगी। ये बात इसलिए अहम है कि साबिक वज़ीर आज़म ने चंद रोज़ पहले अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान को ऐसे ही तनकीद का निशाना बनाना जाना चाहिए जैसे कि अमेरिका चीन और रूस को बनाता है। इस इंटरव्यू में उन्होंने मजीद ये कहा कि उनका ख्याल था कि उनकी हुकूमत हटाने के पीछे अमेरिका है, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि असल में उनकी हुकूमत के खात्मे के पीछे साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, जिन्होंने अपने लॉबिस्ट हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिका को बावर कराया कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ और आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर प्रो अमेरिका है और सारी साजिश पाकिस्तान से तैयार की गई साबिक वज़ीर आज़म के बकौल। हालांकि उनके बकौल ट्रंप हुकूमत के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार हो चुके थे। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट वाजे कर चुकी है कि मुझे दोबारा हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने ऐसा क्यों किया, उस जनरल बाजवा की बात हो रही है, तो इस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जवाब था कि शायद आर्मी चीफ मुझसे अपनी मुलाजमत में तोसी चाह रहे थे और मौजूदा वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ ने उनको तोसी की यकीन दहानी करवा दी थी। मेरा ये ख्याल है कि यही वजह हो सकती है, लेकिन उनके बकौल बाइडन हुकूमत ने उसे गलत तरीके से लिया और वो सोचते थे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो अमेरिका मुखालिफ हैं और वो तालिबान के हामी हैं। लेकिन इस सारे इंटरव्यू में एक बात आपको याद दिलाते चलें कि अमरीकी साजिश का जो नाम नहाद बयानिया था उससे तो वो खुद ही यूटर्न ले चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना कि जनरल बाजवा उनसे एक्सटेंशन चाहते थे इसलिए झूठ पर मबनी है कि आखिर में जब जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे तो वो इमरान खान ही थे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ही थे, वाहिद रहनुमा थे जिन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की ऑफ़र की। बात की जाए पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तो हम देख सकते हैं कि 9 मई के जलाओ घेराव के वाक़यात के बाद सियासी माहौल यकसर बदल चुका है। एक तरफ कौमी हुकूमत की बाज़गश सरगर्म है, दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करता भी नज़र आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि 2 माह में ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन तभी होंगे जब मैं चाहूँगा। इसी तरह के बयानात मौलाना फजलुर रहमान और KP के गवर्नर, तो उस पर भी एक मुत्तफ़िका फैसले ही हम करेंगे। अब नए इलेक्शन होंगे कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पे खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है जो मुल्क के लिए मुफीद होगा। इलेक्शन तो मौजूदा सियासी सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल, ये वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन देख रही है और मेरे ख्याल में अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला जो 5 मई का था, उन्होंने भी ये कह दिया कि सियासी हालात जो हैं सियासी लोग आपस में बैठ के अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। और लेकिन एक उनकी ख्वाहिश का इज़हार है जो मेरी ख्वाहिश रोज़ अव्वल से थी कि इलेक्शन एक दिन में हो। यही नहीं, कुछ सियासी रहनुमाओं का यह भी ख्याल है कि नून लीग और मौलाना की कोशिश ये है कि असम्बली को 1 साल तक मौजूदा असम्बली को तोसी दे दी जाए। एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद आइनी मुद्दत पूरे होने के बाद भी इलेक्शन के निकात पर सवालात उठा रहे हैं, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वाले कायदीन का
दीगर सियासी पार्टियां ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। जहांगीर तरीन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खबर यह है कि अपनी नई पार्टी के क़याम का ऐलान करेंगे। ये मामलात किस तरफ जाएंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे नून लीग के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, फॉर्मेशन कमांडर्स के बाद जो प्रेस रिलीज आई, बड़ी सख्त वर्डिंग, अगेन 9 मई के वाकयात में जो भी मुलविस थे सख्त सजा दी जाएगी, और जिस जानिब इशारे किए गए हैं कि फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे वो नहीं छुप सकते। एनालिस्ट का ये ख्याल है, जो मैं ट्विटर देख रहा था सीनियर सहाफ़ियों का और उनका, कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इमरान खान, उसकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आप समझते हैं कि उनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है? जी, इम्तिहान ज़रूर है उनके लिए, क्योंकि 2018 के इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून के कायद को, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नाहक फैसले से डिस्क्वालीफाई करके एक रास्ता खोला गया था दूसरे जो उनके मुखालफीन थे उनको दबाकर उनसे सियासी जो उस वक्त की मुक़तदरा ने तोड़ फोड़ की थी। तो इमरान खान की जो सियासत थी वो पहले ही उस तोड़ फोड़ की मरहून मिन्नत थी जो पाकिस्तान की सियासी जमातों में की थी। तब भी ये जो परिंदाने हिजरत हैं जो आज नई जमात बनाने जा रहे हैं, तब भी ये परिंदाने हिजरत जो हैं वो इक़्तिदार की हवा इमरान खान की तरफ चलते देखकर उस तरफ चले गए थे। तो लिहाजा अब ये जो इम्तिहान है PTI का, कि क्या वाकई कोई नज़रिया था या नहीं था, उसका इम्तिहान होगा। और ये भी होगा कि भाई क्या PTI में ऐसे लोग हैं मुस्लिम लीग नून के कायदीन की तरह जो 22-22 महीने जेल की सोबत बर्दाश्त करें, मुस्लिम लीग नून के कायदीन की तरह डेथ सेल और टॉर्चर बर्दाश्त करें, लेकिन अपनी पार्टी के साथ खड़े रहें, क्योंकि ऐसी जो एविडेंस है वो नहीं है। और इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी जमातें गुजरी हैं, कन्वेंशन मुस्लिम लीग गुजरी है, काफ लीग गुजरी है, पीपल्स पार्टी पेट्रियट गुजरी है, जो वक्ती इक़्तिदार के लिए तो बनी लेकिन उनकी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं थी। तो अगर वाकई अवाम में जड़ें हैं तो उसका इम्तिहान हो जाएगा। हम तो ये इम्तिहान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून जो है उससे गुजर कर आज अवाम के सामने खड़े हैं। सर, ये बताइएगा क्या आप समझते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो इंतखाबात से पहले और शायद अगले चंद दिनों में अरेस्ट हो सकते हैं दोबारा से? नहीं, ये तो महज क्या सराई है। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर उनके ख़िलाफ़ जो एक तफ्तीश हो रही है, अगर ये सबूत और शवाहिद मौजूद हैं कि इन्होंने 9 मई की जो एक बगावत की साजिश थी जिसको अमेरिका में सेडिशियस कंस्पिरेसी कहते हैं, अगर तो वो उसमें शामिल थे तो फिर उनके ऊपर केस चलेगा। अगर नहीं शामिल थे, उसके सबूत नहीं है, तो केस नहीं चलेगा। ये मैं आपके नाज़रीन को ज़रूर बता दूं कि अमेरिका में जो 6 जनवरी 2021 को उनकी पार्लियामान पर हमला हुआ था, जो 9 मई के वाक़यात के मुकाबले में बहुत कम था, उसके जो मास्टरमाइंड थे, जो जिनकी एविडेंस वहाँ नहीं थी कि वो उसके अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर भी गए हैं, स्टीवर्ट रोड्स को 2.5 साल के बाद 18 साल की कैद हुई है अमेरिका की अदालत में सेडिशियस कंस्पिरेसी के चार्ज के ऊपर। तो अगर तो सबूत और शवाहिद होंगे तो उनके ऊपर ट्रायल होगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा। ठीक, मुझे सर साथ में ये भी बताएगा कि इलेक्शंस का क्या बन रहा है। जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट आई है कि जी, और इसी तरह मौलाना साहब की भी डाउट्स हैं अभी भी, क्या इलेक्शन टाइम पर होंगे? 12 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी या उसमें एक्सटेंशन भी हो सकती है 1 साल की? जी, ये आइन का मामला है, आइन के तहत इस चीज़ की इजाज़त है, लेकिन इस पर इस वक्त तक जो मुशावरत हुई है वो सब जमातों की यही है कि 12 अगस्त को असेंबली अपनी मुदत पूरी करे तो 60 दिन में इंतखाब होने, अगर उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उसे तहलील कर दिया जाए तो 90 दिन हो जाएंगे, तो हम नवंबर के पहले 10 दिन तक जा सकते हैं। तो अभी तक तो ख्याल यही है कि 10 नवंबर ही हद है जिससे जो उस दिन या उससे पहले इंतखाबात होने हैं। लेकिन ये बहरहाल फ़ैसला मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में और जरदारी साहब की मौजूदगी में और बाकी जो जमातें हैं, महंगल साहब हैं, दूसरे जो बाप पार्टी है, तमाम जमातें जो चारों सूबों से मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ये फ़ैसला होगा। और फैसले की ज़ाहिर है कोई बुनियाद होगी। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि चंद दिनों के इक़्तिदार के लिए जो है वो आइन से किसी तरह भी रूगर्दानी की जाए। तो मुझे पूरी तरह तवक्को है
कि पीडीएम जो है वो आइन के तहत रहते हुए हद आखिर है 10 नवंबर या उससे पहले इंतखाबात होंगे मुल्क में। अच्छा, आपको उम्मीद तो है खुर्रम साहब, लेकिन जिस बुनियाद की आप बात कर रहे हैं जिससे कि आइन की वो गुंजाइश है कि इमरजेंसी की सूरत हाल में 1 साल तक टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे उसका बहुत बड़ा नुकसान ऐसे होगा, एक तो ऑब्वियसली आइन से रूगर्दानी ऐसे होगी कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, दूसरे मुल्की हालात ऐसे हैं, तीसरा सियासी की बात कर रहा हूँ, तीसरा जो IMF के साथ मामलात हैं, तो 30 जून के बाद जिस तरह लग रहा है कि हमें शायद एक और नए एक नए IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो IMF तो जो मौजूदा हुकूमत है, जो लॉन्ग टर्म उनको पता है कि उन्होंने घर जाना है, उनसे क्यों निगोशिएट करेगी? तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखें, उससे वाहिद हल जो है पाकिस्तान को मौजूदा बुरानों से निकालने का, वो इंतखाबात ही हैं। जी देखिए, हम ज़रूर जो वो सब लोग जो जमहूरियत पर और आइन पर यकीन रखते हैं, हम यही चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात हों, लेकिन जिसे जमहूरियत की माँ कहा जाता है बरतानिया में, पार्लिमानी जमहूरियत की माँ, वहाँ आपको मालूम है कि 2016 के बाद 3 इंतखाबात हुए हैं और उनका कोई मसला हल नहीं हुआ। उनकी इकॉनमी का, उनकी सियासत का, उसी तरह वहाँ एक खलफशार की सूरत हाल मौजूद है। लेकिन हमारी यही तवक्को है और हम सबको इस पर ही कियास करना है कि इंशाअल्लाह इस मौसम ख़ज़ा में इंतखाबात होंगे और साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक होंगे। 2018 के बरक्स जो है वो साफ और शफाफ होंगे और सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट देंगे वही वोट बैलेट बॉक्स से बाहर आएगा। खुर्रम साहब, आप हाउस ऑफ कॉमन्स की एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन वहां पे भी ऐसी एग्जांपल नहीं है कि असेंबली के टेन्योर को एक्सटेंड किया गया हो। इंतखाबात तो हैं जमहूरी, और इसीलिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि मौजूदा जो हालात पैदा हो चुके हैं उसमें बेहतर यही है कि इंतखाबात में चले जाया जाए। तो अगेन आप ये भी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उम्मीद है आपको नवंबर में हो जाएंगे, लेकिन जो भी जस्टिफिकेशन तलाश करने को तो तलाश की जा सकती है, लेकिन द वे फॉरवर्ड इज इलेक्शंस विद इन 90 days ऑफ 12th of August ऑनवर्ड्स। मैंने आदिल साहब आपसे अपनी जो ज़ाती राय है एक जमहूरी कारकुन होने के हवाले, वो मैंने आपसे शेयर की है और ये मैं बात जो मुख्तलिफ काबीना के फोरम्स पर ये अगर डिस्कशन जब भी हुई है तो हमने यही कहा है। लेकिन ये फ़ैसला इस पे हतमी के आगे कैसे जाना है, ये पीडीएम के सरबराहान ने मिलकर करना है, जिनकी अभी तक इस मौजू पर कोई नशिस्त नहीं हुई। ठीक, चलें। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्लियरली कह रहे थे कि उनकी वैसे ज़ाती राय है, लेकिन इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज़ के अंदर ही हो जाने चाहिए। लेकिन अगेन फैसला जो है वो पीडीएम में जो भी जमातें शामिल हैं और पीपल्स पार्टी ने साथ मिलकर करना है। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट सलीम साफ़ी साहब हमें ज्वाइन। वेलकम बैक नाज़रीन। फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज अगेन बड़े सख्त अल्फाज उसमें इस्तेमाल हुए। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट सलीम साफ़ी साहब मौजूद है। साफ़ी साहब, एक मरतबा फिर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए 9 मई के वाक़यात को लेकर। आर्मी चीफ ने ये जो कहा आज की प्रेस रिलीज में जो है कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाना नामुमकिन है, ना इसे बिगाड़ा जा सकता है, ये क्यों कहना पड़ा आपके ख्याल में? देखिए आदिल, हमारे लोग तो ये समझते हैं कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं या जो वीडियो क्लिप्स हैं सिर्फ वो शवाहिद है। अब जाहिर ही बात है कि पाकिस्तान में ISI है, MI है और IB है, उन इदारों ने भी शवाहिद कलेक्ट किए हैं और वो शवाहिद जो इस वक्त मीडिया या सोशल मीडिया पे लोगों के सामने हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। और उन शवाहिद के नतीजे में मिलिट्री लीडरशिप पहले ख़ुद इस नतीजे तक पहुंची थी, फिर उनके साथ तमाम कोर कमांडर्स इस नतीजे तक पहुंचे, फिर उनके साथ कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी में तमाम सर्विसेज चीफ और जॉइंट चीफ इस नतीजे तक पहुंचे और अब पाकिस्तान आर्मी के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स भी इस नतीजे तक पहुंचे कि नंबर 1 कि 9 मई का वाक़या वो वेल प्लान्ड था, नंबर 2 वो बाहर से स्पॉन्सर्ड था, नंबर 3 उसमें लीडरशिप और लीडरशिप के साथ जुड़े हुए कुछ लोग
वो मुलव्विस थे, यानी ये कोई इत्तेफाकी नहीं था। और नंबर 4 ये कि अब मिलिट्री लीडरशिप हुकूमत के फैसले के मुताबिक उन लोगों को नमूने इबरत बनाने और उनको मिलिट्री एक्ट या ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत ट्राई करने के मामले पे यक ज़ुबान है पूरी मिलिट्री लीडरशिप। और इसमें जो आर्मी चीफ ने इस फ़िक्रे में इस पूरी सूरत हाल की और अपने फोर्सेस के लीडरशिप की और कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी या बाकी सब। अच्छा सावी साहब, व्हाट्स द वर्स्ट कैन हैपन टू चेयरमैन पीटीआई? क्या उनकी पार्टी बैन हो सकती है, वो खुद गिरफ्तार हो सकते हैं, नायल हो सकते हैं, उनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी? देखिए अरेस्ट और डिस्क्वालिफिकेशन से तो उसको सिर्फ कोई मौजिज़ा ही बचा सकता है। अच्छा। क्योंकि देखें आप, इससे पहले पार्टी फंडिंग केस है, इससे पहले ये लंदन से पैसों की वापसी का केस है, इससे पहले कई और सारे केस है। अब आज उनके खिलाफ कोयटा में जो उनका मुखालिफ वकील था उनके कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो गया। और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे थी। अच्छा, उसमें फिर कुछ ईमानदारों की तरफ से उनको रियायत भी मिल सकती थी जिस तरह माजी में मिलती रही। लेकिन ये वाला जो मामला है, अब जो शवाहिद मिलिट्री के पास हैं और जो शवाहिद उस वक़्त सामने आए हैं, अब फिज़िकली तो उसामा बिन लादेन ने भी 9/11 के वाक़यात में हिस्सा नहीं लिया था। फिज़िकली तो बैतुल्लाह महसूद ने भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा को निशाना बनाने के मामले में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन मास्टरमाइंड को ज़्यादा ज़िम्मेदार या लीडरशिप को ज़्यादा ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। तो ये तो जो आर्मी के पास शवाहिद होंगी वो अपनी जगह पे, लेकिन एक तो हम सब ये जानते हैं कि आर्मी के ख़िलाफ़ ये फ़िज़ा उन्होंने तैयार की थी। और फिर ये कि बेशक वो उस दिन जेल में भी थे, लेकिन हम जानते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप के ग्रीन सिग्नल के बगैर उस रोज़ ये काम नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे ये भी यकीन है कि वो आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नरगे में भी आएंगे। तो जावेद साहब, पीटीआई का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? कैसे वक्त में जब 80% उनके रहनुमा छोड़कर चले गए हैं, तरीन साहब अपनी पार्टी कल शायद अनाउंस कर देंगे, लेकिन क्या वो तहरीक इंसाफ की जगह ले पाएगी उनकी गवर्नमेंट? क्योंकि तरीन साहब इतने तो मकबूल नहीं है अवाम में जितने तहरीक इंसाफ मकबूल थी। नहीं, तना जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो है वो तो पीटीआई का मुतबादिल नहीं बन सकती। लेकिन जाहिर बात है कि जहांगीर तरीन साहब एक तो बहुत बड़े पॉलिटिकल मैनेजर हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो पीटीआई को बनाने में उनका बुनियादी किरदार था, बड़ी जमात बनाने में या हुकूमत तक पहुंचाने में। तो वो जानते हैं कि उसमें कौन क्या है। और जो पार्टी की सेकंड टियर जो है, असल में ये इम्पॉर्टेंट होती है, जो वोटर और सपोर्टर और लीडर के दरमियान राब्ते का काम देती है। तो अगर वो सेकंड रैंक काट दिया जाए दरमियान से राब्ते का जो काम करने वाला है, मसलन आप लंदन में बैठे हुए अल्ताफ हुसैन की मिसाल ले लें, वो जेल में भी नहीं है, वो बोलते भी हैं, वो तरगीब भी देते हैं, लेकिन जब इमकेएम का सेकंड टियर उनसे कट गया तो वो अल्ताफ हुसैन उसकी मकबूलियत उनके किसी काम ना आई। तो एक तो जहांगीर तरीन जैसे लोग ये नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको, और दूसरी बात ये है कि उनके कुछ लोग दूसरी जगह जा सकते हैं। फिर तीसरी बात ये है कि जब वो इलेक्शन में होंगे नहीं, जब उनके वज़ीर आज़म बनने का चांस नहीं होगा, जब वो डिस्क्वालिफाइड होंगे, तो उस सूरत में फिर वो वोटर क्यों कर उनके लिए बाहर निकलेगा। बल्कि आप कराची में जिस तरह इमकेएम की सूरत हाल होती है या अल्ताफ हुसैन की सूरत हाल होती है, तो हमें एक दूसरा रिप्लाई उसकी सूरत में मिलेगा। जरदारी साहब और मौलाना साहब की स्टेटमेंट्स इंतखाबात को लेकर देखें तो इंतखाबात बहुत से लोग कह रहे हैं शायद डिले हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएगी असेंबली। आपको क्या लग रहा है? एक तो पहली बात यह कि होने चाहिए, क्योंकि
इस मुल्क में जो आवाम के माबैन और इदारों के माबैन मीसाक है, वो मीसाक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका तकाजा है कि अक्टूबर में आम इंतखाबात हो। वो ये नहीं कहता कि आपने जरदारी की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखना है या मौलाना की ख्वाहिश को या शहबाज शरीफ की या इमरान खान या किसी और की। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में जो ख़तरा पेश नज़र था, अब उसके बाद तो जरदारी साहब और मौलाना साहब को इंतखाबात से डरना नहीं चाहिए। तो अभी तक तो हमें जो आसार नज़र आते हैं, अब आने वाले कल के बारे में अल्लाह जानता है, तो मुझे तो उम्मीद है कि इंतखाबात वक्त पे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सलीम सावी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कराची लिए चलेंगे। मेयर कराची के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। 15 जून को कराची अपने नए मेयर का फैसला करेगा। शहर कराची जो चंदा लेने वालों से लेकर जराइम पेशा लोगों तक को मायूस नहीं करता और इसे बार बार अपनी मलकियत जिताने वालों के हाथों मायूसी का सामना रहा है। MQM की बात करें, जमात इस्लामी की बात करें, उन्होंने शहर पर हुकूमत की मकामी हुकूमतों की अगर बात की जाए, लेकिन दोनों ही शहर को इसका हक ना दिला सके। सोने पे सुहागा तहरीक इंसाफ ने भी कराची के लिए सिवाय ऐलानात के कुछ और नहीं किया। पहली बार कराची की शहरी सियासत में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिलने की सदाओं की जो है हवा में वो गूंज रही हैं। ये शहर सबका वारिस है और बदकिस्मती से शहर को अपने हकीकी वर्सा की तलाश अभी तक है। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 1.5 अशरे से सिंध पर बरसर इक़्तिदार है, लेकिन पीपल्स पार्टी से भी कराची के इतने ही गिले शिकवे हैं जितनी बाकी जमातों से हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने नौजवान रहनुमा, जिन पर वो बड़ा ट्रस्ट भी करते हैं, मुर्तज़ा वहाब पर भरोसा किया है और यही वजह है कि उनके लिए पीपल्स पार्टी ने 11 मई 2023 एक तो उनको अपना उम्मीदवार नामजद किया, फिर 11 मई 2023 को सिंध के बल्दियाती एक्ट में जो है वो एक तरमीम करके मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन किसी भी शख्स को बनाया जा सकता है जिसे 6 माह के अंदर इलेक्ट होना पड़ेगा। बल्दियाती कानून में तरमीम की ईवान में GD और MQM ने हिमायत की, जबकि PTI के अरकान ईवान में मौजूद नहीं थे। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन बनाने के नए बल्दियाती कानून को अब सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जमात इस्लामी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी गई है उसके मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात जो बल्दियाती एक्ट है वो 2013 के तहत बल्दियाती एक्ट के तहत हुए। इसी कानून के तहत मुंतखब नुमाइंदों ने हल्फ लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि मेयर मुंतखब नुमाइंदों से होना चाहिए और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान के बकौल पीपल्स पार्टी आइन को पामाल कर रही है। सिंध असम्बली से मर्जी का कानून पास करवा दिया गया है और इंतखाबात के बाद गैर मुंतखब शख्स को मेयर बनाने का कानून बनाया गया। पीपल्स पार्टी का यह अमल उनके बकौल शफाफियत के खिलाफ है और इलेक्शन के बाद कानून साजी बनियती पर मबनी है। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। 15 जून को कराची में मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जिसके नतीजे में उनके मकासद पूरे हों और जमहूरियत पामाल हो। नंबर्स जिसके ज्यादा है मेयर उसी का बनेगा। ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे इनके मुंह पे पड़ेंगे। ये जमहूरियत में कलंक का टीका लगाएंगे, पूरी दुनिया में इनको एक्सपोज किया जाएगा। हमें सवाल पूछता हूं, 193 कैसे हारेगा, 155 कैसे जीतेगा? नाज़रीन, तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज खुद मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो जो हाफिज साहब का हमने क्लिप भी सुनाया, मामला अब अदालत में पहुंच चुका है और उनका सवाल ये है जमात इस्लामी का कि मेयर कराची के इंतखाब के लिए आपने कानून में तरमीम क्यों करवाई और वो भी इंतखाबात के बाद, और 11 मई को तरमीम होती है और इसको नाफिजुल अमल आपने दिसंबर 2021 से कर दिया है। क्या जवाब देंगे और अदालत को क्या जवाब देंगे? अदालत का फैसला अदरवाइज भी आ सकता है और इंतखाबात रुक भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, मैं थोड़ी सी आपकी तस्हीह करना चाहूँगा। जब आपने अपने इब्तिदाइया में बताया कि इस कानून को पास कराने के अंदर किस किस सियासी जमात ने सपोर्ट की, तो आप मिस कर गए कि जमात इस्लामी ने भी इस कानून को पास कराने के लिए सपोर्ट की थी सिंध असम्बली में और मुत्तफिका तौर पर इसके ऊपर कानून साजी की गई। जो अब्दुल रशीद साहब जमात इस्लामी के इलेक्टेड MPA थे हॉल के अंदर, उन्होंने ऐवान के अंदर खड़े होके तायीद भी की इस कानून की और सपोर्ट का भी इजहार किया। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ।
नहीं ठीक है, वी टेक योर वर्ड फॉर इट, बिल्कुल। तो इसीलिए थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि ये दोहरा मयार नहीं हो सकता कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि कानून साजी करना असेंबली का इख्तियार है, असेंबली के अंदर जो बाय मेजॉरिटी कानून साजी होती है वो नाफिजुल अमल होती है और आपकी अपनी सियासी जमात उस कानून साजी की हिमायत करती है। अब मुझे समझ नहीं आता कि असेंबली में आप उसकी हिमायत कर रहे हैं और फिर मामले को आप अदालत में लेके जाते हैं। मैं समझता हूँ सियासी मामलात का जो हल है वो सियासी अंदाज से होना चाहिए और माजी में जब जब अदालतों को हमने इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया तो अच्छी नज़ीर इस मुल्क के अंदर स्टैब्लिश नहीं हुई। दूसरी बात आदिल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेमतुल्लाह खान साहब खुद कराची शहर के नाजिम रहे जिनका ताल्लुक था जमात इस्लामी से। वो 2001 का कानून उठा के देख लीजिए कि क्या उसके अंदर बाहर से नाजिम इलेक्ट हो सकता था या नहीं हो सकता था। आप किसी पुराने वकील से पूछेंगे, किसी जमात इस्लामी के आप लीडर से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि 2001 के कानून के अंदर भी आपको काउंसिल का मेंबर होने की शर्त नहीं थी, आप बाहर से इलेक्ट हो सकते थे, जिसके तहत नेमतुल्लाह साहब भी इलेक्ट हुए और बाद में मुस्तफा कमाल साहब भी उसी कानून के जरिए इलेक्ट हुए। हमने तो उसके अंदर मजीद एक तस्हीह की कि कोई शख्स जो कहते हैं ना कि अनइलेक्टेड आदमी बनेगा, नहीं, आपका आइन इस बात की इजाजत देता है कि आप वजीर बन सकते हैं और वजीर बनने के 6 माह के अंदर आपको अपने आप को पार्लियामान का मेंबर इलेक्ट कराना होता है। हमने भी वही जो आईनी उसूल है उसको मद्देनजर रखते हुए ये कदगन लगाई है कि आप मेयर इलेक्ट अगर होते हैं या चेयरमैन डिप्टी मेयर इलेक्ट होते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर इलेक्ट कराने की जरूरत होगी अपने आप को काउंसिल के मेंबर से। इसकी रीसेंट रिवायत आपको मिलती है, मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना बने पाकिस्तान के, वो असेंबली के मेंबर नहीं थे, वो पार्लियामान के मेंबर नहीं थे, लेकिन आइन इसकी बात की इजाजत देता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि नईम उर रहमान साहब जहां उनको जो चीज सूट करती है तब उसको उस हिसाब से पेश करते हैं, जहां उनको सूट नहीं करती बात नहीं करते। काश कि उन्होंने आज कोर्ट में ये बयान दिया होता कि जमात इस्लामी ने सिंध असेंबली में इस कानून की हिमायत की होती। मैं समझता हूं ये जो उन्होंने केस दाखिल किया है ये बदनीयती पर मबनी है। ठीक, अच्छा मुर्तजा साहब, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि उनके पास 193 लोग हैं और दावा है आपके पास 155 है। वो ये कह रहे हैं कि 193 जो हैं वही 155 कैसे 193 पर हावी हो सकते हैं? आदिल की मेजॉरिटी को जीतना चाहिए, लेकिन अभी ये फैसला होने की जरूरत है कि क्या जमात इस्लामी के पास 193 हैं या नहीं। देखें जो इस वक्त अददी नंबर्स हैं आपके पास, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है, उसके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 155 अराकीन हैं और जमात इस्लामी के 130 अराकीन हैं। फाइट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जमात इस्लामी की 155 जीतेगी या 130 जीतेगी, और 155 को जीतने के लिए नेचुरली 184 के नंबर तक पहुंचने की जरूरत है और जमात इस्लामी को 130 से 184 लेकिन तहरीक इंसाफ उनकी हिमायत कर चुकी है ना जमात नहीं। आदिल थोड़ा आदिल इसको भी समझने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ किसने हिमायत का ऐलान किया है? अभी उसकी पार्लियामानी पार्टी क्या तश्कील दी जा चुकी है? क्या उसके पार्लियामानी लीडर ने ऐलान कर दिया है? आपको इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, जो पार्लियामानी रिवायत है और जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए हैं आपको याद होगा, और मैं उसमें पंजाब असेंबली की आपको ये मिसाल देना चाहूंगा कि पंजाब असेंबली में जब काफ लीग के वोटों का मामला था तो पार्टी के प्रेसिडेंट थे चौधरी शुजात साहब और पार्लियामानी लीडर थे चौधरी परवेज इलाही साहब। चौधरी शुजात साहब ने बहैसियत प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के ये डायरेक्शन दी थी अपने तमाम एमपीएस को, 10 एमपीएस को, कि आप पीटीआई की हिमायत नहीं करेंगे, आप हमजा शहबाज की हिमायत करेंगे। जब मामला अदालत में गया तो अदालत से जो फैसला आया वो फैसला ये आया कि नहीं, पार्लियामानी पार्टी फैसला करेगी। तो मेरा सवाल नईम उर रहमान साहब से ये है, क्या पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी ने फैसला कर लिया है कि वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार को वोट देंगे? जब वो ये फैसला कर ले तो बिल्कुल वो कह दें कि हमारे 184 का नंबर हमने रीच कर लिया है। हम भी बाकी सियासी जमातों को रीच आउट कर रहे हैं, आखिर में वैसे ठीक है, ये बड़ा अहम सवाल है हमारी कराची के अवाम के लिए भी। टाइम इतना नहीं है लेकिन ये सवाल करना आपसे जरूरी है। एक तो चार्टर ऑफ कराची है क्या, आपने जो जिसका तस्करा किया, दूसरा क्या आप उन मेयर में तो शामिल नहीं होंगे अगर आप इलेक्ट हो गए कि जो कहे कि जी इख्तियारात ही नहीं है मेरे पास? क्योंकि तकरीबन सभी मेयर्स का गिला यही रहा है, काम होते नहीं है कराची में और गिला आखिर में फिर ये हो जाता है।
आदिल, मैं गिला करने वाला आदमी नहीं हूं। जो वसाइल होते हैं उनको इस्तेमाल करता हूं मसाइल को हल करने के लिए। मुझे 14 माह इस शहर के कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली, बड़े बड़े चैलेंजेस आए। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। मैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिटी ऑफ कराची अपने आप को असर्ट करता था। जहां जहां अपने रेवेन्यूज को बेहतर बना सकता था, रेवेन्यूज को बेहतर बनाया। जहां जहां परफॉर्म करने की जरूरत थी, परफॉर्म किए गए। बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे और काम होने की जरूरत है। तो अगर आप माजी पर नजर डालते हैं तो मैं बिल्कुल बरमला ये कहूंगा कि आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो ये कहेगा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। और यही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कराची वालों को कहा था कि आपको एक ऐसी सियासी जमात की जरूरत है जो इख्तियारात का रोना ना रोए, वो आपको डिलीवर करके दे, काम करके दे। मैं जो चार्टर ऑफ कराची की बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आदिल साहब यही है कि व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर कराची। क्या हाफिज नईम साहब बता रहे हैं कि कराची के मसाइल वो कैसे हल करेंगे? वो तो कराची वालों को आज भी कहते हैं जी धरना दे दो, जलाओ कर लो, घेराव कर लो, फला चीज पर टेंट लगा दो, फला चीज के ऊपर धरना दे दो। ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। हमें बैठ के अपना एजेंडा देने की जरूरत है कि कराची का अगले 50 साल का मास्टर प्लान क्या होगा। कराची के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, कराची के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसे मेयर की जरूरत जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठ के एंगेज करके मसाइल का हल तलाश करे। सिमिलरली आपको एक ऐसे मेयर की जरूरत है जिसको पता हो कि पानी के मसाइल को हल करने के लिए कैसे काम करना है, सेवरेज के मसाइल को कैसे हल करना है, ट्रांसपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पब्लिक स्पेसेस हो, आपको कैसे काम करना है, ट्रांसपेरेंसी को कैसे बढ़ाना है। मैं समझता हूँ शहर के जो उमूर है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हल नहीं होने वाले, आपको काम करने की जरूरत है। हमने अपना एजेंडा लोगों के सामने रखा है वो। ठीक, मुर्तजा वहाब साहब उम्मीदवार कराची हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कल नहीं परसों बजट पेश होने वाला है। क्या होगा उसमें, डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ होंगे। हमारे बजट पेश हो रहा है, हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब साबिक वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। IMF से मुआहदा नहीं हुआ, 10वां जायजा पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उसके अलावा रुपए तेजी से गिर रहा है, शरह सूद 21% तक पहुंच चुकी है, और जितने हमने कर्जे देना है एक्सपेक्टेड यही है कि अगले माली साल 7.5 हज़ार अरब जो है वो हमने सिर्फ सूद देना है। और कहां से ये पैसे आएंगे, क्या आपके तासुरात हैं, कंसर्न्स क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हालात तो आपको पता है कि परेशान कुन हैं और रहेंगे कुछ अरसे। अब आप ये देखिए, इस साल का अगर हम जायजा ले लें, जो साल खत्म होने वाला है, साल के आगाज में ख्याल ये था कि हमारा जो बजट का खसारा होगा वो 4.9% होगा हमारे GDP का। अब लग ये रहा है कि ये कम से कम 7.6% तक पहुंच चुका है, और उसके नतीजे में जो बजट का खसारा में इजाफा हुआ है वो तकरीबन हैरत अंगेज 2300 अरब। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने तो बेशुमार बोरोइंग की है, और रुपए के कदर के गिरने की वजह से आपकी एक्सटर्नल डेट जो है वो भी रुपए की वैल्यू में बहुत इजाफा हुआ है। अंदाजा ये है कि 12 से 13 हज़ार अरब का इजाफा हो जाएगा इस साल गवर्नमेंट की डेट में। ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक और बड़ी परेशान कुन बात यह है कि इस साल आप ये देखें कि आपके नेट रेवेन्यूज जो हैं वो तकरीबन आपके इस साल 4,500 अरब के लगभग होंगे, और उसके बरक्स जबकि आपने अपने सरे सूद को 21% पर लेके चले गए थे इस साल, तो आपका जो सिर्फ सूद का जो पेमेंट है वो 5,200 अरब तक जा चुका है। तो यानी कि आज पाकिस्तान पहली दफा इस हाल में है कि अपनी जो फेडरल हुकूमत की पूरी इनकम है उससे हम सिर्फ सूद की पेमेंट नहीं कर पा रहे। ये बेपनाह परेशान कुन बात है। साथ ये देखिए कि इसके माने ये कि डिफेंस के अखराजात, सारे एम्प्लॉइज के तनख्वाहें, पेंशन वगैरह, आपके सब्सिडीज, ग्रांट्स, सब जो हैं वो हम बोरोइंग से पूरा कर रहे हैं। दिस इज द डिग्री ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी
फाइनेंस। पाशा साहब, आगे क्या होगा? अगले साल क्या होगा? अब वक्त तो अंदाजा यह है कि हुकूमत के पास दो ऑप्शंस थे, अब वाजे हो जाएगा परसों कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। एक तो इलेक्शन अगर वक्त पे होने हैं तो तकरीबन सिर्फ 10 हफ्ते रह गए हैं। क्या ये हुकूमत वही करेगी जो 2012-13 में हुआ था, 2017-18 में हुआ था, कि आप एक सियासी प्रो इलेक्शन सॉफ्ट बजट ले आएंगे? ये ऑप्शन एक आपके पास है। दूसरी तरफ बातचीत IMF के साथ क्या मुकम्मल हो जाएगी कल तक, ताकि बजट जो है वो अनाउंस हो जाए IMF की ब्लेसिंग्स के बाद? ऐसा कुछ कम प्रोबेबिलिटी लग रही है इसकी। तो अब ये देखना है कि हुकूमत क्या एक मुनासिब, सेंसिबल, स्टेबलाइजेशन ओरिएंटेड बजट लाती है जिसमें कुछ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो, कुछ खर्चों में बेशुमार कमी की जाए और टारगेटेड रिलीफ दी जाए, या हुकूमत इलेक्शन बजट की तरफ चली जाती है। तो अगले 2 दिन बहुत अहम है हमारी इकोनॉमी लिए। पाशा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट है, वो उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि रवा माह IMF से बात हो जाएगी। कितनी उम्मीद उनसे बांधनी चाहिए, उम्मीद रखी जानी चाहिए? यकीनन अगर हुकूमत एक मुनासिब बजट लाती है जिसमें मैंने जिस तरह आपसे कहा कि पूरी कोशिश की जाती है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, हमारे जो मुल्क के शुरफा हैं बेतहाशा मराद उन्हें दिए हुए हैं, उनको अगर हमारी हुकूमत कोशिश करती है कम करने के लिए ताकि जो एडिशनल रेवेन्यू आए उससे आप कम से कम ये तो करें कि टारगेटेड रिलीफ जो है हमारे गरीब तबके को, खास तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाएं नुमाया तौर पर, और दूसरी तरफ खर्चों में कमी लाने की कोशिश करें, तो फिर यकीनन आगे चल के बात हो सकती है। अभी तो वक्त आप देखिए कि सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं IMF प्रोग्राम के लिए, तो इसके इम्कानात कम हैं कि इस दौरान अगरचे IMF से बातचीत हो भी जाती है तो क्या वो बोर्ड में 30 जून तक पहले ले जाएंगे, इसके इम्कानात कुछ कम लगे। पाशा साहब, मौजूदा माशी हुकूमत की जो माशी कारकर्दगी है, कितने नंबर देंगे 10 में से उनको? देखिए, बात यह है कि सबसे ज्यादा अहम जो है 2-3 फैक्टर्स को आपको अपने अकाउंट में रखना चाहिए टू बी फेयर टू आवर अकाउंट। सबसे पहले तो जब रशिया यूक्रेन वॉर पीक पे गया तो हमारा जो तिजारती खसारा है वो आसमान तक पहुंचने लगा। आपको याद होगा मार्च अप्रैल के बाद जब नई हुकूमत आई थी, इस वाली PDM की हुकूमत। दूसरी तरफ पिछले साल बेपनाह नुकसान हुआ है सैलाब से। तो इन 2 चीजों को अगर आप मिला लें तो हमारी हुकूमत बड़े हैंडीकैप्स में ऑपरेट किया है, कोशिश की है, और ये बात वाज़ेह है कि कोशिश की गई जनवरी के बाद कि IMF से जो अग्रीड रिफॉर्म्स हैं वो पूरी तरह से किए जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं कंट्रोलिंग फॉर द नेगेटिव फैक्टर्स, मैं एज ए प्रोफेसर B ग्रेड देने के लिए तैयार। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब।